अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। जैसा कि आपको पता है, हमने न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक शुरू किया हुआ है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। अब न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर मैथ्स था जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री 03 के अंदर हमने डिस्कस किया था। सेकेंड प्रॉपर्टी है बाइंडिंग एनर्जी, जो कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद रह जाएंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है वो है बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, इससे रिलेटेड किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आ सकते हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, विद एग्जाम्पल, सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी। देखें, सबसे पहली छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जो केमिस्ट्री का जनरल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी एक रिएक्शन को प्रोसीड करने का, वो क्या होता है। हम ये पढ़ते हैं कि भाई अगर दो रिएक्टेंट हैं, मान लें वो A प्लस B, A एंड B दो तरह के रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। जब ये दोनों मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, AB। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं और एक स्टेबल प्रोडक्ट जब ये फॉर्म करते हैं ए बी का, तो इस केस के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। बात समझ आई। यानी कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर तो वो प्रोडक्ट स्टेबल है, तो जनरल कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि उस केस में एनर्जी रिलीज हुई है। अगर ए बी, अगर हम इनको ब्रेक करना चाहेंगे, अगर ए बी एक स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल का मतलब है कि ये स्ट्रांग है काफी ज्यादा, इतनी आसानी से ये ब्रेक नहीं होगा, फिर भी अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें एनर्जीज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हम एनर्जीज को प्रोवाइड करेंगे, ये ब्रेक होगा तो ए प्लस बी होगा। यानी कि यहां पर एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। यहां पर हम एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके ये ब्रेक हो रहा है। इस केस में क्या है, इस केस में हम कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो स्टेबल है, उस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल ओवरव्यू जो कि आप सबको पता है। सेम इसी के साथ हम रिलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं जल्दी के साथ, फिर मैं आपको समझाता हूं उस डेफिनेशन का मतलब क्या है। डेफिनेशन मैं लिखता हूं जल्दी से। आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखी है। क्या है बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिलीज व्हेन अ स्टेबल न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि जब न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो बना, यानी कि जो न्यूक्लियस बना, वो स्टेबल है, तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी, उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, बाइंडिंग एनर्जी को। अब बाइंडिंग एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच न्यूक्लियाई। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियाई उतना ज्यादा स्टेबल है। ये सारी चीजें मैं यहां पे आगे लिखूंगा, कोड करूंगा, फिलहाल सिर्फ समझे मैं क्या कह रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जब एक स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म होगा, किसके साथ, किससे फॉर्म होगा, फ्रॉम इट्स कंपोनेंट न्यूक्लियॉन्स। यानी कि जब न्यूक्लियॉन्स रिएक्ट करेंगे और उस केस में एक स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म होगा, तो एनर्जी जो रिलीज होगी, उस एनर्जी को क्या नाम देंगे, बाइंडिंग एनर्जी को। अब बाइंडिंग एनर्जी को जो हम डोनेट करते हैं, डोनेट नहीं करते, डिनोट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को डिनोट करते हैं ई बी के साथ, ठीक है।
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर रहेगा। ई बी बाइंडिंग एनर्जी किसकी इक्वल होती है? -931.5 इंटू मैस डिफेक्ट डेल्टा एम ए। ये क्या था? मैस डिफेक्ट। और मैस डिफेक्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। मैस डिफेक्ट क्या होता है? डेल्टा एम ए इज इक्वल टू एम ए एक्सपेरिमेंटल माइनस एम ए कैलकुलेटेड। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स का मैस है, जो एक्सपेरिमेंटल मैस है, और उसमें से जब हम माइनस करेंगे कैलकुलेटेड मैस को तो क्या आएगा? डेल एम ए, यानी कि मैस डिफेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की है। तो ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। यहां तक बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं और आपने उसकी बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास हीलियम है He, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2। तो 2 ही इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी है। अब हीलियम की मैं आपको जो एम ए एक्सपेरिमेंटल है वो मैं आपको दे देता हूं 3 AMU। आपको मैं कहता हूं कि हीलियम की आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखें, एक्सपेरिमेंटल आपके पास आ गई। अब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? डेल एम ए चाहिए। डेल एम ए किसकी इक्वल होता है? एम ए एक्सपेरिमेंटल माइनस एम ए कैलकुलेटेड। ठीक है, एम ए एक्सपेरिमेंटल तो मेरे पास है, एम ए कैलकुलेटेड किस तरह से करेंगे? एम ए कैलकुलेटेड क्या होता है? टू फाइंड एम ए कैलकुलेटेड। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब एम ए कैलकुलेटेड मैंने फाइंड करना है। कैसे करना है? लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था। ठीक है, एम ए कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, अब मैस ऑफ जो प्रोटॉन है और मैस ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड करेंगे तो एम ए मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा। ए क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मैस ऑफ न्यूक्लियॉन मेरे पास आ जाएगा, एम ए कैलकुलेटेड आ जाएगी। अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 2। अब एक प्रोटॉन का मैस कितना होता है? ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 1.007825 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। अब एक न्यूट्रॉन का मैस कितना होता है? 1.008665। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एम ए कैलकुलेटेड जो आपके पास आएगा वो आएगा 4.03298। एम ए कैलकुलेटेड आपके पास आ गया। ये सारी चीजें डिटेल के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो यहां पे मैंने थोड़ा जल्दी से किया है, इसमें परेशान नहीं होना। लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं और डेर किए हैं। अब ये जो है इसको मैं पुट करता हूं, पुट इन 1। जब इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, एम ए एक्सपेरिमेंटल गिवन है, एम ए कैलकुलेटेड ये आ गई, इसको मैं इधर पुट करूंगा तो डेल एम ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। जब डेल एम ए की वैल्यू आ गई, सिंपल आप इस फॉर्मूले के अंदर डेल एम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये था कि आपको अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है तो आप बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहां से रब करता हूं। यहां पे अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखूंगा। अब वो क्या है? पहला पॉइंट तो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा, न्यूक्लियाई उतना ही ज्यादा स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी कम, न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उतनी कम। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है, वो जो न्यूक्लियाई है वो ज्यादा स्टेबल होगा।
जब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी वो न्यूक्लियाई उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो जाती है। अब इसी के साथ एक और पॉइंट निकल कर आता है और वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ईबी बाइंडिंग एनर्जी हो गई पर न्यूक्लियन। अब अगर मैं आपसे कहूं एक न्यूक्लियाई है, कोई भी है, सपोज करें वो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैं आपको 10 दे देता हूं। कोई भी एक न्यूक्लियन है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 10, और उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो है 2। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी? 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। मेरी बात समझ आई? देखें, एक न्यूक्लियस है, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। अब इस न्यूक्लियस की अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, यानी कि हर न्यूक्लियन की जो कंट्रीब्यूशन है, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आपने इससे पहले जो मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया हीलियम का, हीलियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने थे? 4। उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो आई थी, आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। सपोज करें, यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं, बल्कि मैं डायरेक्ट लिखता हूं। हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है, ठीक है, हाइड्रोजन 2, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है हाइड्रोजन की 2.21697। अब मैं आपसे कहता हूं कि हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करें। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं? 2। सिंपल, आप क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास यहां पे आंसर आ जाएगा। वो क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आंसर जो है, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से हीलियम है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 4। अब हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो होती है 28.2961। अब मैं आपसे कहता हूं कि हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करें। सिंपल, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं? 4। इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास यहां पे आंसर आ जाएगा 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताएं, हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है या हीलियम ज्यादा स्टेबल है? यहां पर हीलियम है। सिंपल, आप क्या करेंगे, इसकी बाइंडिंग एनर्जीज को देखेंगे, इसको देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस को, या बाइंडिंग एनर्जी को देखें, सेम है दोनों, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाइड्रोजन की कितनी है? 1.11। हीलियम की कितनी है? 7.1। किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है? हीलियम की ज्यादा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो मतलब कि वो वाला न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल इन दोनों में से कौन सा हुआ? हीलियम ज्यादा स्टेबल हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उनको मैं थोड़ा सम अप करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि थोड़ी ज्यादा चीजें हो गई हैं तो मुझे लगता है कि आपको मिक्स हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देखी। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट अगर तो स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है तो उस केस में क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। फिर उसका फॉर्मूला ये होता है। अब इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, डेल एम ए की वैल्यू दे देगा किसी भी न्यूक्लियाई की और कहेगा आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें। सिंपल डेल एम ए की वैल्यू पुट करके आपने फॉर्मूला लगा के उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेनी है। अगर तो उसने उस न्यूक्लियाई की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ आप उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो डेल एम ए आ जाएगा, मैच डिफेक्ट वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और आपने बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है।
ये इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर आप इसी से, ये तो बाइंडिंग एनर्जी होगा, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन था, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ये थी, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करने के लिए जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे आप उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक न्यूक्लियॉन की आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब लेट से ये एक न्यूक्लियस था, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे। अब एक न्यूक्लियॉन की क्या कंट्रीब्यूशन है, एक न्यूक्लियॉन की क्या बाइंडिंग एनर्जी है, वो हमने यहां पे कैलकुलेट किया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन में 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि ये, अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो थी वो 2.21 से, अब एक न्यूक्लियॉन की कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो हमने कैलकुलेट की, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो एक न्यूक्लियॉन की जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.11 आ गई। ये तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। फिर हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी यानी कि वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जीज को आप कंपेयर करें, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब है हीलियम ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यहां तक आपको कुछ भी मसला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, यहां से मैं उसको रब करता हूं। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो इंक्रीज करती है अप टू, बल्कि ये इस तरह से मैं लिखता हूं, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन mass number up to maximum of mass 60. After that binding energy per nucleon decreases. इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखें जैसे जैसे मैस नंबर इंक्रीज करता जाता है, यानी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मैस नंबर है कितना होता है 1, ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम का 2 होता है। मैस नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो जैसे जैसे मैस नंबर इंक्रीज करेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उतनी ही इंक्रीज करेगी उन न्यूक्लियर की। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी में इंक्रीज आ रहा होता है। अब ये इंक्रीज करती है कहां तक, मैस नंबर 60 तक। अब 60 मैस नंबर वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, यहां पे मैं लिखता हूं एलिमेंट्स विद मैस 60, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैस 60 लिख देता हूं। मैस 60 के आसपास जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से हैं, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट होता है, आयरन कोबाल्ट निकल। आप पीरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, आयरन कोबाल्ट निकल ये जो है ये मैस 60 के अराउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। अब ये मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है इस चीज का, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैं यहां से हटाता हूं इसको। सपोज करें मेरे पास 2 न्यूक्लियाई हैं नियॉन के, नियॉन 20 होता है, यहां पर 10 प्लस नियॉन 20 10, और ये दोनों न्यूक्लियाई मिलके जो बनाते हैं वो कैल्शियम 40 बनाते हैं। ठीक है, अब आपने बताना है कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जीज को देख के हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब नियॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है आपको गिवन होगी पेपर के अंदर, नियॉन 20 की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, यानी कि नियॉन के अंदर एक न्यूक्लियॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नियॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 20, यानी कि इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2 नंबर ऑफ नियॉन्स है ना रिएक्टेंट के अंदर, तो 160 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 320 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गई रिएक्टेंट्स की बात, यहां पे मैं लिख देता हूं रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी है कैल्शियम की, कैल्शियम 40, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो है 8.6, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है जो है 8.6
6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 40, तो यानी कि इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 से मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो है 344 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें रिएक्टेंट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है 320, प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है 344। रिएक्टेंट्स की ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है या प्रोडक्ट की ज्यादा है? प्रोडक्ट की ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि ये जो दो न्यूक्लियाई हैं ये मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुने, दो न्यूक्लियाई मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म करें क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है वो न्यूक्लियाई उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो दो न्यूक्लियाई मिलकर एक स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म फिजिबल है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, तो आपने बता देना अगर तो प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा हुई तो ये रिएक्शन फिजिबल हुआ। एक पॉइंट यहां पे क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या, कौन सा क्लियर, वो आपसे पूछता है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्शन बताएं। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी आपके पास आ गई 344, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी आ गई 320। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जब आप करेंगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्शन जो आएगी वो आएगी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया दूसरा पॉइंट, दूसरी तरह का क्वेश्चन है इसके अंदर। अब तीसरी तरह का जो क्वेश्चन है, अब इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखें नियॉन था, नियॉन का मास नंबर क्या था यहां पे 20, यानी कि ये छोटा न्यूक्लियाई था। कैल्शियम है, इसका क्या है 40। हमने बात की कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है कहां तक, अप टू मास 60 तक, यानी कि अब ये 20 था इधर 40 था, इसकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई है ना। इससे अगर और थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियाई होगा जिसका मास नंबर जो है वो 50 है या 55 है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, वो और ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह का जो रिएक्शन है जो दोनों मिलके एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को हम फ्यूजन रिएक्शन भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मास नंबर बिलो 60 जो है वो फ्यूजन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर दो स्मॉलर न्यूक्लियाई इंटरमिक्स होकर एक लार्जर स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं जिसको हम फ्यूजन का भी नाम देते हैं। इसी के साथ एक और एग्जांपल है, वो है यूरेनियम की। आपके सामने मैंने एक और तरह की एग्जांपल लिखी है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, पिछले रिएक्शन के अंदर क्या था, दो न्यूक्लियाई रिएक्ट करके एक स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, एक लार्जर न्यूक्लियाई है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, वो ब्रेक होके टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी पहली चीज तो हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्शन अगर आप कैलकुलेट करें कैसे करेंगे, देखें बाइंडिंग एनर्जीज मैंने लिख दी हैं साथ। ज़ीनॉन की बाइंडिंग एनर्जी ये, सीरियम की ये, दोनों को ऐड करें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। उसमें से आप माइनस करें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। दूसरी तरह का पॉइंट, अगर मैं इसको देखूं रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है 1985, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 1793, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, प्रोडक्ट वाली ज्यादा है, यानी कि ये जो है वो ब्रेक डाउन होके स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है, तो ये रिएक्शन भी फिजिबल है। दूसरी तरह का पॉइंट हो गया। तीसरी तरह का पॉइंट, अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें आप, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, अप टू मास नंबर 60 होगा तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, यानी कि 60 के आसपास वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। देखें ये 60 से बहुत दूर था, इसका मास नंबर क्या है 236, ये 60 से बहुत दूर है, यानी कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी नहीं है, थोड़ी है। ये क्या है 60 के आसपास है, मतलब इससे तो पास है ना 60 के, 140 60 से फिर कुछ पास है, 236 बहुत ज्यादा दूर है। इसी तरह 93 भी 60 से आसपास है। ठीक है, तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 236 वाले से। तो ये भी आपको क्लियर होगा। अब ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो यहां पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते होते हैं, और मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं। आपके सामने मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे कैसे। देखें हमने क्या अभी तक पढ़ा, जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका डायरेक्ट रिलेशन है स्टेबिलिटी के साथ। फिर यहां पर मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है मास नंबर भी इंक्रीज करता है, या मैं ये कहूं कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करता है बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है, तो ये ज्यादा बेटर आई थिंक। मास नंबर इंक्रीज किया, बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज की।
कहां तक इंक्रीज करेगी? जब मास नंबर 60 पर पहुंचेगा बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब मास नंबर 60 से ऊपर जाएगा यहां पर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? देखें, वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब मास नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी। देखिए हाइड्रोजन है, उसमें मास नंबर क्या है? 2, बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। ठीक है, अब हीलियम है 3 है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई है यहां तक। जैसे जैसे हम मास नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करते जा रही है। फिर ऊपर आए हीलियम 4 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी और ज्यादा है। ठीक है, कहां तक होगा ये प्रोसेस? अप टू 60 तक। 60 ऑलमोस्ट यहां पर बनता है आपका। अब इधर क्या है? आयरन है 56। ठीक है, अब इसकी आयरन की ये यहां पर जो दूसरे न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह निकल है, कोबाल्ट है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, टॉप के ऊपर है। ठीक है, फिर 60 से जैसे ही मास नंबर ज्यादा हुआ, इंक्रीज किया, बाइंडिंग एनर्जी में फिर डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या है? आपको याद हो तो हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री 01 के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि न्यूक्लियाई जो है वो रेडियो एक्टिव डिके शो कर सकते हैं, यानी कि अगर एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसमें या तो अल्फा डीके होगा, बीटा डीके होगा, गामा डीके होगा और वो स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होंगे यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। अब न्यूक्लियर रिएक्शन हमने पढ़ा था 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या है? 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई जो हैं, यानी कि 2 अनस्टेबल न्यूक्लियाई, वो कंबाइन होंगे और एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, स्टेबल न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। फिशन रिएक्शन ब्रेकडाउन होती है, यानी कि एक लार्जर न्यूक्लियाई है वो 2 या 3 या 4 स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि स्टेबल होंगे। अब उसके अंदर मैंने आपको उसकी रीजन नहीं बताई थी कि ये फिशन रिएक्शन क्यों शो करता है, फ्यूजन रिएक्शन क्यों शो करता है। हमें यह पता है कि हर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, वो चाहता है कि भाई मैं स्टेबल न्यूक्लियर के अंदर कन्वर्ट हो जाऊं। लेकिन अब इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन इस ग्राफ के अंदर छुपी हुई है। देखें, हीलियम है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कम है। बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? ये अनस्टेबल है। हीलियम क्या करेगा? ये कन्वर्ट होना चाहेगा किसी ऐसे न्यूक्लियाई में जो कि स्टेबल हो। अब स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से हैं? जिनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है, यानी कि इस रीजन में जो न्यूक्लियाई आते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिस तरह निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है। इस रीजन के अंदर जो न्यूक्लियाई आएंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। इससे पहले वाले जो न्यूक्लियाई हैं, यानी कि मास नंबर 60 से बिलो वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल हैं एज कंपेयर टू यहां वाले जो न्यूक्लियाई हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी थी नियॉन की। नियॉन क्या था? नियॉन 20 था। ठीक है, वो अनस्टेबल था, तो उन्होंने क्या किया कि 2 नियॉन आपस में इंटरेक्ट किए और कैल्शियम का न्यूक्लियाई फॉर्म किया जो कि 40 था। 40 क्या है? वो 60 के पास ही है, न्यूक्लियॉन से ज्यादा स्टेबल है। स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और वो एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जो कि जिनका मास नंबर 60 के अराउंड होगा, वो स्टेबल होंगे। तो इस तरह के रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था? फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि इस 60 से बिलो वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूजन रिएक्शन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियाई चाहते हैं कि हम भी स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हों जिनका मास नंबर 60 के अराउंड हो, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से वो स्टेबल होते हैं। अब बात आती है 60 के बाद वाले न्यूक्लियाई की, लार्जर न्यूक्लियाई की। जिस तरह यूरेनियम है, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी थी यूरेनियम की। क्या हुआ था उसमें? फिशन रिएक्शन हुआ था। यूरेनियम ब्रेकडाउन होके 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ जिसका मास नंबर 60 के पास था। ऐसी ही बात है। अब देखिए एसएन और यूरेनियम को अगर मैं कंपेयर करूं, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? यूरेनियम की जो मास नंबर है वो 238 है, 60 मास नंबर से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि ये अनस्टेबल है। SN 120 है, ये भी 60 से बहुत ज्यादा दूर है, ये भी अनस्टेबल है। अनस्टेबल दोनों हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में SN ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका जो मास नंबर है वो 60 से थोड़ा पास है एज कंपेयर टू 238 के। 238 तो भाई बहुत ज्यादा दूर है ना मास नंबर, इस वजह से इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। बाकी इस रीजन के कंपैरिजन की बात करें तो ये दोनों ही अनस्टेबल हैं क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। हमने बात की 60 मास नंबर के बाद बाइंडिंग एनर्जी में डिक्लाइन आता है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है और डिक्रीज करने से उनकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है।
तो जो लार्जर न्यूक्लियाई हैं उनमें क्या होगा, फिशन रिएक्शन होगा, यानी कि लार्जर न्यूक्लियाई की ब्रेक डाउन होगी और वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनका मास नंबर 60 के आसपास होगा और वो स्टेबल होंगे। तो ये था इस सारे ग्राफ का मतलब। सम अप मैं करना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई 60 से नीचे वाले जो न्यूक्लियाई हैं, छोटे न्यूक्लियाई हैं, अनस्टेबल हैं और वो न्यूक्लियाई आपस में रिएक्शन शो करेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे जिसका मास नंबर 60 के पास होगा और वो स्टेबल होगा, क्योंकि स्मॉलर जो न्यूक्लियाई थे वो अनस्टेबल थे और उन्होंने एक मिलके स्टेबल न्यूक्लियाई बना दिया। अब 60 के बाद वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो लार्जर न्यूक्लियाई हैं, वो भी अनस्टेबल हैं। क्यों अनस्टेबल हैं? क्योंकि उनका मास नंबर 60 से ज्यादा है। अनस्टेबल होने की वजह से उनके अंदर फिशन रिएक्शन होगा, उनकी ब्रेक डाउन होगी, स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगी जिनका मास नंबर 60 के आसपास होगा। यानी कि इधर वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो इस तरफ मूव करना चाहेंगे, यानी कि 60 के पास आना चाहेंगे ताकि वो स्टेबल हों। इधर वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो इधर आना चाहेंगे ताकि वो भी स्टेबल हों। तो ये था आज का लेक्चर न्यूक्लियर केमिस्ट्री 04 के ऊपर। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, कुछ भी है, कोई मसला परेशानी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियर केमिस्ट्री 05 के अंदर। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।